नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वाराणसी से तीसरी बार नामांकन किया है। इस दौरान सीएम योगी उनके साथ मौजूद रहे। पीएम मोदी वाराणसी डीएम के ऑफिस पहुंचे तो वहां भारी भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। पीएम ने सबका अभिवादन किया और फिर नामांकन के लिए डीएम ऑफिस में गए। कॉमेडियन श्याम रंगीला का बनारस से नामांकन नहीं किया जा रहा है। वो कल भी गए थे और मना कर दिया गया था और आज भी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग का मेल, कॉल, ऑफिस सब कोशिश कर ली है, कहीं से कोई जवाब नहीं आया है। 3 घंटे हैं, कृपया हमारा नामांकन ले लीजिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर चुनाव आयोग बनारस में आए सभी प्रत्याशियों के नामांकन लेकर कुछ भी रद्द भी कर दें तो भी यहाँ 500 लोग चुनाव में खड़े दिखाई दे सकते हैं। ये मेरी गारंटी है। लेकिन यहाँ उन्हीं का नामांकन लिया जा रहा है जिनका वो लेना चाहते हैं। इतनी शिकायतों के बाद भी अगर हमारा नामांकन नहीं होता है तो ये चिंता की बात है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने एक चुनावी जनसभा में मंच से दावा किया कि बंगाल के 19 लाख मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। इसके अलावा सीएम ने एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन को 315 लोकसभा सीटों पर जीत मिल रही है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा है कि मोदी का यह चुनाव आखिरी है। हमारे यहाँ जब रिटायरमेंट होता है तो फेयरवेल दिया जाता है। वाराणसी मोदी को रिटायरमेंट का फेयरवेल दे रही है। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। राहुल के खिलाफ भाजपा ने राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को उतारा है। हालांकि बीजेपी के स्थानीय खेमे में दिनेश प्रताप के खिलाफ कुछ असंतोष है, जिससे उनकी चुनौतियां बढ़ गई हैं। कुछ मुद्दों से नाराज होकर रायबरेली सदर से भाजपा विधायक अदिति सिंह और ऊंचाहार से बागी सपा विधायक मनोज कुमार पांडे निर्वाचन क्षेत्र में दिनेश के लिए प्रचार करने से कतरा रहे हैं। इस प्रकार दोनों ही भाजपा को रायबरेली में एक जोरदार अभियान चलाने में मदद नहीं कर रहे हैं। भाजपा सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने रायबरेली दौरे के दौरान दोनों को मनाने की कोशिश की। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान में गिरावट चौथे चरण में भी देखी गई। चुनाव आयोग ने रात 11:45 पर जो आंकड़े जारी किए उसके मुताबिक 96 सीटों पर 67.25% मतदान हुआ। हालांकि 2019 में चौथे चरण में इतनी ही सीटों पर 68.8% मतदान हुआ था। लेकिन मौजूदा चौथे चरण के मतदान प्रतिशत में अभी बदलाव हो सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग शुक्रवार तक अंतिम डेटा जारी करेगा। वोटिंग के बाद कितना फीसदी वोट हुआ है ये तुरंत जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई है। इस याचिका पर कोर्ट 17 मई को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच के सामने याचिकाकर्ता एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने मामला उठाया और कहा कि मामले की अर्जेंट सुनवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि इस देरी से डेटा आने से चिंता हो रही है। लोगों में डेटा की सत्यता पर संदेह पैदा हो रहा है। इस तरह की चिंता पर विराम लगाना जरूरी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मतदान के दौरान ईवीएम के सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। वकील महमूद प्राचा ने याचिका दायर किया है। जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 16 मई को करने का आदेश दिया है। बिहार के वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का सोमवार को 72 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे हैं। सुशील कुमार मोदी ने इस साल अप्रैल में बताया था कि उन्हें कैंसर है और इस वजह से 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उनका पार्थिव शरीर मंगलवार 14 मई को पटना के राजेंद्र नगर में उनके घर पर लाया जा रहा है। मंगलवार को ही उनका अंतिम संस्कार होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम को श्रद्धांजलि दी है। इसके अलावा वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट किया है, आज सुबह सुबह मैंने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यसभा सांसद और 70 के दशक के मध्य में बिहार में जेपी आंदोलन के सम्मानित नेता सुशील मोदी के दुखद निधन के बारे में पढ़ा। हम दोनों राजनीतिक विचारधारा के मामले में अलग अलग छोर पर थे, लेकिन हमारे मधुर संबंधों में ये कभी आड़े नहीं आई। हम अक्सर एक दूसरे के साथ मजाक करते थे। रमेश ने लिखा, बतौर वित्त मंत्री कुछ समय के लिए उन्होंने राज्यों के वित्त मंत्रियों की परिषद की अध्यक्षता की थी। उस समय केंद्र में कांग्रेस सत्ता में थी। उन्होंने प्रणब मुखर्जी और पी चिदम्बरम दोनों के साथ रचनात्मक तौर पर काम किया। वो बेहद जानकार थे, खासकर राज्यों के वित्तीय मामलों में। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण अदालत में मौजूद रहे। जस्टिस हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने मामले में आज सुनवाई की। बाबा रामदेव और बालकृष्ण पर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलेगा या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा। बेंच ने पतंजलि आयुर्वेद से पूछा कि जिन दवाओं के लाइसेंस को सस्पेंड किया गया है उनको दुकान पर बेचने से रोकने और बाजार से वापस लेने को लेकर उनकी तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने पतंजलि से इसको लेकर एक हलफनामा दायर करने को कहा। पतंजलि की तरफ से जवाब देते हुए वकील बलबीर सिंह ने कहा कि हमने प्रोडक्ट्स की बिक्री को रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। एल्गार परिषद माओवाद संबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मंगलवार को नवलखा को जमानत दे दी है। कोर्ट ने गौतम नवलखा की जमानत पर लगी बंबई हाई कोर्ट की रोक को बढ़ाने से इनकार किया। साथ ही नवलखा को नजरबंदी के दौरान सुरक्षा खर्च के तौर पर 20 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया। पीएम के लोकसभा क्षेत्र के विश्वविद्यालय बीएचयू के प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर 3 दिनों से लगातार आमरण अनशन कर रहे हैं। अनशन करने का कारण वो बताते हैं कि बीएचयू में प्रशासनिक भ्रष्टाचार चरम पर है। वो कहते हैं कि मरीजों का जो जीवन जीने का अधिकार है और इलाज का अधिकार मिलना चाहिए उनको, वो आज एक चिकित्सा अधीक्षक के गुप्ता की गुंडागर्दी के कारण नहीं मिल रहा है। मरीजों को अस्पताल में बेड तक नहीं मिल रहा है, उनकी लगातार जानें जा रही हैं। ओम शंकर कहते हैं कि के गुप्ता पहले भी बिना लाइसेंस के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ब्लड बैंक को चला रहे थे। वो कई गलत मामलों में पहले भी फंस चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई बल्कि प्रमोशन हुआ। उनका कहना है कि उनको तत्काल निलंबित किया जाए और कार्रवाई की जाए। अमेरिकी सहायता पैकेज के हथियारों की सप्लाई के साथ ही विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन यूक्रेन पहुंच गए हैं। ये हथियार ऐसे वक्त में वहां पहुंच रहे हैं जब यूक्रेन खार्किव में एक बड़े हमले का सामना कर रहा है। ब्लिंकन यूक्रेन में राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और सरकार के बड़े अधिकारियों से मिलेंगे। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ब्लिंकन उन्हें अमेरिकी मदद का आश्वासन देंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।